सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और दिवाली मना लिए होंगे, क्योंकि गांव में तो सवेरे ही दिवाली हो जाती है या फिर मना रहे होंगे। तो चलिए मैं भी इस दिवाली में आपके जीवन में दिया जलाने आपकी सेवा में उपस्थित हूं। और संयोग देखिए, जब हम लोग आज दिवाली के दिन खड़े हैं तो हम लोग क्लास 10th में खड़े हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है क्लास 10th और इसका तो सबसे पहला चैप्टर जो रेलवे का सबसे फेवरेट है, बिहार एग्जाम्स का सबसे फेवरेट है। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पहला। कल हम लोगों ने इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, आज हम लोग आगे जाएंगे। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। कोई भी समीकरण है तो ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो कोई भी समीकरण अभिकारक को, उत्पाद को, उसकी अवस्था को कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसको रिप्रेजेंट करता है कोई भी रासायनिक समीकरण। बहुत बढ़िया बात। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। हम कल बताए थे आपको कि जैसे H2O2 बराबर होता है H2O, तो इसको हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा, यहां पर आप देखिए दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहां एक ही ऑक्सीजन है तो यहां दो दे देंगे। और यहां जब ये दो देंगे तो दो दूनी चार हो जाएगा, यहां दो दे देंगे। और ये आप कहिएगा ये कैसे आपको पता चलता है? हीट एंड ट्रायल, इस विधि को कहते हैं हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल कल हम आपको बताए थे कि असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण कहते हैं। 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 बढ़िया से देख लो, असंतुलित समीकरण को कल भी बताए थे हम। और ये जो मेथड है संतुलित करने का, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि अब क्या कहता है देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, एकदम किया जाता है, जिसमें से समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। समीकरण को का संतुलित होना आवश्यक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, संतुलित समीकरण में क्या क्या होता है ये पूछा जाता है कि संतुलित समीकरण में बताइए क्या क्या होता है। पहला परमाणु की संख्या समान, परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। और दूसरा, अगर हम बात करें संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान होती है, और दूसरा अगर हम बात करें परमाणुओं की संख्या समान होती है और परमाणु भार भी समान होता है। परमाणु भार भी समान होता है। आप चेक करके देख लीजिए, इधर देखिए दो दूनी चार और दो छह, तो इधर छह, इधर दो एक तीन दूनी छह, तो इधर भी छह, छह इधर छह उधर, तो परमाणुओं की संख्या समान हो गई। इधर देखो दो दूनी चार और 16 दूनी 32, 32 4 36, इधर भी देखोगे 16 दो 18, 18 दूनी 36। तो दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या भी बराबर होती है। लेकिन कब? जब समीकरण संतुलित होगा। संतुलित समीकरण में ऐसा होता है। ये मेरे लाइन नहीं है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, आप जाके चेक कर सकते हो। और संतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, बहुत बढ़िया। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है दोस्त मेरे संयोजन अभिक्रिया जिसमें A + B = AB सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और एक होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टूट जाता है और A + B बन जाता है। संयोजन में जुटता है तो ये कुछ देगा, दैट इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये याद रखिएगा। वियोजन में टूटता है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें। संयोजन में कुछ जुटेगा तो कुछ देगा, दैट इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों ने उम्मीद करते हैं दिवाली आप अच्छे से मना रहे होंगे और हमारी दिवाली आपके संग है। वो हमने भी दिवाली मनाया, लेकिन अभी का जो समय है वो हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तो उपस्थित हैं। संयोजन की अगर हम बात करें, संयोजन बोले तो A + B = AB,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन बोले तो अपघटन अभिक्रिया, ए बी जो है ये टूटेगा ए प्लस बी में, इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता, संयोग करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, संयोजन। वियोजन मतलब टूट के डबल प्रोडक्ट बनाएगा, वियोजन। ये ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माशोषी है। अगला वियोजन अभिक्रिया, ठीक संयोजन का उल्टा, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है, इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें टूटता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है दो या दो से अधिक में टूट जाता है, इसी को वियोजन या इसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा भी उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा मिलेगा, कल बताए थे, जो उष्मा देगा उष्माक्षेपी और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्माशोषी। उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल ले लो, एक तो चूना, चूना, अम्ल, अम्ल, क्षार, चूना, अम्ल, चूना, अम्ल, क्षार, चूना, अम्ल, क्षार, सब जल से जब अभिक्रिया करेगा तो ये उष्मा देता है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कोई चीज अगर ठंडा होगा तो ठंडा तब होगा जब उससे उष्मा निकालेंगे, ये ऊष्माक्षेपी नहीं अभिक्रिया है। और अगर ऊर्ध्वपातन की बात करोगे, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से गैस में बदलना, या वाष्पीकरण की बात करोगे तो इसमें ऊष्मा लिया जाता है, अर्थात ये दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी में चूना, अम्ल, क्षार से अभिक्रिया करेगा जब जल से, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जब ये दोस्त मेरे, जो उष्मा देगा उष्माक्षेपी या जो उष्मा लेगा उष्माशोषी। कभी चूना में पानी देना तो एकदम गरम गरम लगेगा। इसी में डिटर्जेंट भी आप ले सकते हैं, डिटर्जेंट जो है उसमें भी आप पानी दीजिएगा, सरफ जिसको आप कहते हैं, डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट में आप पानी मिला दीजिए, पानी मिला दीजिएगा तो यह भी उष्मा देगा, अर्थात उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण उष्मा लेता है तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उसमें उष्माशोषी अभिक्रिया। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये एग्जांपल है, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन होगा ठोस से गैस में बदलेगा तो गर्म होगा तब ना, गर्म कब होगा जब उष्मा लेगा। वाष्पीकरण है तो वाष्पीकृत कब होगा जब उष्मा लेगा, तभी ना वाष्पीकृत होगा, ये उष्माशोषी है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एक होता है एकल विस्थापन, और एक होता है दोस्त मेरे द्विविस्थापन। अगर एक को विस्थापित करेगा तो एकल विस्थापन, और दो को विस्थापित करेगा तो द्विविस्थापन। इसको आप कह सकते हैं ए बी जो है, ए बी जो है वो सी से अभिक्रिया करेगा और ए सी प्लस बी दे देगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए बी जो है वो सी डी से अभिक्रिया करेगा और ए सी प्लस बी डी दे देगा। ध्यान से देखो, एकल विस्थापन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। देख लो, कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी डी बनाएगा। इसी से अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आयनों का आदान प्रदान, देख लो आदान प्रदान हो रहा है, यहां से बी हटा सी जुटा, यहां से सी हटा बी जुटा। तब देखो, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक एकल विस्थापन, दूसरा द्विविस्थापन। जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जहां एक आदमी दूसरे को विस्थापित करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। एकदम हैप्पी दिवाली है दोस्त मेरे, हैप्पी दिवाली है, लेकिन अगली दिवाली पटाखे आप अपने पैसे के फोड़ोगे आज, ये प्रॉमिस करो आप। कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के समूह या आयन, यही क्वेश्चन पूछता है ये कि बताओ आयनों का आदान प्रदान जो है किस अभिक्रिया में होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है।
आदान प्रदान चूंकि दू को विस्थापित होता है, आदान प्रदान होता है। अगला अवक्षेपण अभिक्रिया अविलेय। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें, इसमें ठोस अवक्षेप बनता है, इसमें ठोस अवक्षेप बनता और गैस नहीं बनता, क्योंकि ठोस से कभी गैस नहीं निकलता, गैस नहीं बनता। और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया की अगर हम बात करें अवक्षेपण अभिक्रिया की, इसमें जो बेरियम सल्फेट नाम का अवक्षेप बनता है वो श्वेत अवक्षेप बनता है, जबकि लेड आयोडाइड का अवक्षेप जो होता है वो पीला अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अवक्षेपण अभिक्रिया में कैसा अवक्षेप बनता है? ठोस अवक्षेप बनता है, गैस नहीं बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और BaSO4 ये श्वेत फास्फोरस है, PbI2 जो है ये श्वेत बेरियम से इसका रंग सफेद होता है, लेड आयोडाइड का रंग पीला होता है। लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है दोस्त मेरे? पीला होता है। एकदम हैप्पी दिवाली, आजा मोरे राजा। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा हास भी होता है, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हास, ऑक्सीकरण या उपचयन। देखो इसका क्या मामला है, एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अपचायक। और इसमें होता है ऑक्सीजन जुड़ता, ऑक्सीजन जुड़ता और हाइड्रोजन हटता, हटता। उसके बाद है अवकरण, अवकरण, अवकरण के बाद है अपचयन, अपचयन के बाद है उपचायक। उपचायक की अगर हम बात करें, इसमें ऑक्सीजन हटता और हाइड्रोजन जुटता, जुटता। देख लो बढ़िया से, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक। बताओ, अब पढ़ लो पूरा। कहते हैं अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा हास भी होता है। देखो ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा है, यहां हट रहा है, हाइड्रोजन यहां हट रहा है, यहां जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हास होना दोनों भी होता है। कहता है ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हास। देख लो ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ना, हाइड्रोजन का हास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। देख लो कहता है अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ना और हास होना होता है। तो जब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का हास होता है, जब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का हास होता है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का हास या हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का हास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। तो हम इसका पूरा ई तो कम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हम थोड़ा पूरे लिख के दिए, एकदम सिंपल। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण, अपचयन, उपचायक। इस पूरे का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन और इस पूरे का इंग्लिश होता है रिडक्शन। हो गया? अगला 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 में चलें। द नेक्स्ट वन इज अम्ल, क्षार और लवण। वाह 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 वाह, एकदम सॉलिड चैप्टर। अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक में कौन कौन है? देखो अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम में दुए को है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। और प्राकृतिक में आता है कौन कौन? प्राकृतिक में आता है दोस्त मेरे हल्दी, हल्दी हल्दी हल्दी, हल्दी का नाम सुने हो? पिटूनिया की पंखुड़ी, पिटूनिया की, पिटूनिया की, पिटूनिया की पंखुड़ी, ये सब लाइकेन, ये क्या बोलते हैं, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, लिटमस, लिटमस भी, लिटमस भी तो कहते हैं दोस्त मेरे। खास करके लिटमस को तो हम थोड़ा सा अलग रखते हैं इससे,
हल्दी, पिटूनिया का पंखुड़ी, सब प्राकृतिक में आता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये दोस्त मेरे कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। ये कहते हैं अम्ल क्षार सूचक, रंजक या रंजकों का मिश्रण है, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया था। आप पढ़ते हैं ना ABR BRB, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, तो लिटमस पत्र क्या है? अम्ल क्षार सूचक है, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये अम्ल क्षार सूचक है। और अम्ल क्षार सूचक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक होगा जैसे हल्दी, पिटूनिया की पंखुड़ी, और कृत्रिम हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। कहते हैं अगला, विलयन में H+ आयन का निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय और OH- के आयन के निर्माण के कारण क्षारीय। इस सबको पता होगा, H+ था अम्लीय, OH- था क्षारीय। जो H+ देगा वो अम्लीय है, जो OH- देगा वो क्षारीय है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया, देख लो एकदम बढ़िया से देख लो, अम्ल दुए को पूछवे करता है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये दे देगा लवण प्लस जल। और अगर अम्ल अम्ल धातु से अभिक्रिया किया, अम्ल 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 जो है धातु से अभिक्रिया किया तो ये दे देगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देख लो, अम्ल क्षार से अभिक्रिया किया, अम्ल क्षार से अभिक्रिया किया, लवण और जल। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन। जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण भी करता है। हाइड्रोजन गैस देता है जब अम्ल धातु से विक्रिया करता है, साथ ही संगत लवण भी बनाता है। लेकिन जब अम्ल, देखो अम्ल धातु से कह रहा है, अम्ल धातु से, तो लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन तुम पढ़ रहे हो, एकदम डायरेक्ट। अगला बताओ, जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करने के साथ साथ लवण का निर्माण करता है। यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और क्षार धातु से अभिक्रिया करेगा, ये भी बना देगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और हम बार बार कहते हैं अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, ये बना देगा लवण, लवण प्लस जल बना देगा। कहते हैं जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है तब भी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही लवण का निर्माण होता है, जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जिसमें जो ऋण आयन होता है उसमें ऋण आयन तो धातु के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऋण आयन मतलब अधातु। ऋण आयन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो जब भी जुड़ेगा उसका ऋण आयन धातु के साथ ही जुड़ता है। ऋण आयन वो होता है जो ग्रहण करता है, अर्थात अधातु। अधातु जब भी जुड़ेगा किसके साथ जुड़ेगा? धातु के साथ जुड़ेगा। जब अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, संगत लवण और कार्बोनेट। देखो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, वो जितना भी सोडा है ना, चाहे वो देखो बेकिंग सोडा है NaHCO3, चाहे वो वॉशिंग सोडा है Na2CO3, इस सब जो है ना एक को गैस देता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम याद रखना, हम तो बोल देते हैं बच्चा को, बच्चा तू ये याद रख कि सोडा जब रिएक्ट करता है तो अधिकतर केसेस में 100% नहीं कह सकते, सोडा जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। सोडा जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब अम्ल किसी धातु के कार्बोनेट या धातु के कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट है तो धातु का कार्बोनेट, और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। लवण तो देवे करेगा, लेकिन मेनली कहेगा कौन सी गैस देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु से अभिक्रिया करता है, यानी आप ये कह सकते हैं धातु जब सोडा से अभिक्रिया करता है, चाहे वो बेकिंग सोडा हो कि वॉशिंग सोडा हो, तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये लवण तो देवे करेगा, लवण तो देवे करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। धातु जब अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करेगा, धातु जब अम्ल
अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। धातु सोडा से विक्रिया करेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देगा। धातु अम्ल या क्षार से विक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस दे देगा। अगला 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 एकदम याद रखो, धातु सोडा कोई भी सोडा हो, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देगा। धातु अम्ल या क्षार से विक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। और अम्ल अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा तो लवण 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 प्लस जल देगा। देखो कितना सुंदर लाइन है, कितना प्यारा लाइन है। अगला, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, एकदम याद रखना। अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक हैं, अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। जल में जैसे जाएगा तो अम्ल जो है, देखो अम्ल जो है, अम्ल तो उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन देगा, और क्षार उसे कहते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। एक और है, जैसे ही जल में ही जाएगा ना, जल में अम्ल H+ देगा, क्षार OH- देगा, तो कहते हैं जल में आयन हो गया तो विद्युत का सुचालक हो गया। जेकरा में आयन है वो विद्युत का सुचालक है, आयन नहीं है तो विद्युत का कुचालक है। कहते हैं जल में H+ और OH- विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः, यानी जल में अम्ल और क्षार चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रमशः ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और विद्युत का चालन वही करेगा जो आयन देगा। विद्युत का चालन वही करेगा जो क्या देगा दोस्त मेरे? आयन देगा। एकदम पढ़ना है, हैप्पी दिवाली, लेकिन पढ़ना है। आजा, अम्ल या क्षार की प्रबलता pH 0 से 14 स्केल, सोरेनसन ने दिया था ये pH स्केल। देखो pH का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, pH का मतलब होता है, हैप्पी दिवाली रे दोस्त, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। और ये स्केल दिया था सोरेनसन ने, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। और दोस्त मेरे, अगर 7 से कम हुआ तो इसको अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक हुआ इसको क्षारीय कहते हैं। और ये मिनिमम होता है 0 तक और मैक्सिमम होता है 14 तक। तो 0 से 14, 7 होगा तो सबको पता है उदास होगा, उदासीन होगा तो कितना होगा? 7 होगा। अम्ल क्षार की प्रबलता की जांच pH 0 से 14 स्केल का उपयोग, 0 से 14 स्केल का उपयोग करके से किया जाता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी पावर, यानी पोटेंज का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात किया जाता है इसी से। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है इसी से ज्ञात किया जाता है, या पोटेंज को ही पावर कहते हैं। इसकी खोज सोरेनसन साहब ने की। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। अगला बता, एक उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय का पीएच 7 से अधिक। सबको पता है ये। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच के इष्टतम सीमा में होती है। इष्टतम मतलब महत्तम, महत्तम सीमा में उपापचय की क्रिया होती है सभी जीवों में। देखो हमारे में भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ही हम लोग जो है भोजन को पचा पाते हैं। सांद्र अम्ल, सांद्र का मतलब होता है मोटा, और तनु का मतलब होता है पतला। सांद्र अम्ल और क्षार को जल के साथ मिश्रित करना अत्यंत उष्माक्षेपी, अभी तुरंत ने बताए थे। अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, चूना, ई जब भी जल से अभिक्रिया करेगा, एक मिनट, जब भी जल से अभिक्रिया करेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। जल्दी से लिख लो। हेलो।
हेलो 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 हेलो, बता। अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, चूना जल से अभिक्रिया करेगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अभी तुरंत बताए थे। उष्मा शोषी अभिक्रिया में आता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, ये सब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, अभी तुरंत बताए थे। अम्ल धातु से विक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, क्षार धातु से विक्रिया करेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, और अम्ल सोडा से विक्रिया करेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देगा। देखो कितना मस्त मस्त लाइन लिखा हुआ है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल की मात्रा होती है उसे क्रिस्टलन का जल यानी रवाकरण का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण का कई सारा उपयोग है। जैसे ले लो ना, खाने में ही हम लोग नमक लेते हैं, लवण है। NaCl कहेगा खाने में नमक जो है, नमक जो है, नमक को ही हम लोग टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। नमक को ही हम लोग टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, और ये स्वाद के लिए दिया जाता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि नमक खाने में क्यों यूज करते हैं, तो भैया नमक खाने में यूज करते हैं स्वाद के लिए। नमक जो हम लोग यूज करते हैं दोस्त मेरे, नमक खाने में यूज करते हैं किसके लिए, स्वाद के लिए। NaCl बोले तो नमक, इसको टेबल सॉल्ट, और ये किसके लिए यूज करते हैं, स्वाद के लिए। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। नमक, टेबल सॉल्ट पे हम लोग प्रयोग इसी को कहते हैं, स्वाद के लिए नमक का यूज करते हैं। अभी तो दोस्त मेरे क्लास चल रहा है, आज दिवाली था किसी तरह चला लिए, लेकिन छठ जो है ना बिहारियों का इमोशन है। यहाँ एक भी बिहारी तुमको नजर नहीं आएगा। हमको लगता है रोड पर जो है, पटना के रोड पर एकाध लोग कहीं नजर आएंगे जहां हजारों लोग नजर आते थे। दिवाली में बच्चा रुक जाता है, छठ में एक स्टाफ नहीं रुकेगा। 2-3 स्टाफ चला रुका हुआ है, छठ में कोई नहीं बचेगा। तो क्लास कब तक चल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर बंद हो जाए तो हमें माफ करना दोस्त मेरे। बिहार के अलावे हर जगह से क्लास लिया जा सकता है, बिहार से बहुत मुश्किल है। कब इंटरनेट चला जाएगा, कब बिजली का शटडाउन होगा, मतलब कोई सिस्टम ऑन तक करने वाला नहीं है। इसलिए दोस्त मेरे थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर मान लो क्लास बंद हुआ, वैसे तो बंद अभी नहीं हो रहा है, अगर बंद हुआ तो इट में भी पॉसिबल कि बंद हो जाएगा। तो आपको फिर हम छुट्टी के बाद, जो छठ के बाद खुलेगा, तो फिर इसी टाइम में हम आपको ये पूरा करवा देंगे। धातु एवं अधातु, तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। एकदम धातु को कहते हैं मेटल, धातु को क्या कहते हैं दोस्त मेरे, मेटल कहते हैं, मेटल। अधातु को क्या कहते हैं दोस्त मेरे, नॉन मेटल। अधातु को क्या कहते हैं, नॉन मेटल। जकर अंत में मौ लगल है वो सब मेटल है। जैसे जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, ये सब मेटल है। उसके अलावे कोबाल्ट है, लोहा है, निकेल है, सोना है, चांदी है, वो भी मेटल है। बाकी सब अधातु है। उपधातु की एक होता है उपधातु, जकरा में धातु अधातु दोनों का गुण होता है। इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। और जिस रेखा पर होता है, अगर ये पीरियोडिक टेबल है दोस्त मेरे, तो ये उपधातु है, ये उपधातु है। इधर वाला धातु है और इधर वाला अधातु है। यानी ये रेखा को हम लोग बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं, बॉर्डर लाइन कहते हैं। और इसको हम लोग जिगजैग लाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग जिगजैग लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसको बॉर्डर लाइन तत्व या जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं। धातुएं तन्य होती है, तन्य मतलब जिसका खींचकर तार बनाया जा सके। सबसे अधिक तन्यता सोना की होती है, 100 बार पूछता है। सबसे अधिक तन्यता सोना की होती है। अधातवर्णीय होता है, ये भी सबसे अधिक। अधातवर्णीय मतलब पीट कर चादर बनाना। अगर हम तन्यता की बात करें, तन्यता सबसे अधिक सोना का, धातवर्णीयता भी सबसे अधिक सोना का। खींच कर तार बनाना अधातवर्णीयता, पीट कर चादर बनाना, ये सब गुण किसमें होता है, सोना में सबसे अधिक, उससे कम चांदी में। ये दोनों गुण नहीं होता है, कहेगा नहीं होता है किसमें, एगो ढलवा लोहा में, एगो ढलवा लोहा में, एगो शीशा में। इसको आप खींच कर तार और पीट कर चादर नहीं बना सकते।
धातुएं तन्य अधातुवर्णीय चमकीली एवं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। लेकिन दोस्त मेरे एकमात्र धातु है जो कुचालक है, कौन? सीसा। यहां हर लाइन का अपवाद है केमिस्ट्री में। कहते हैं पारद, पारद मतलब हो गया पारा के अलावे सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। कमरे के ताप पर पारा द्रव में होता है। 100 बार तो रही क्वेश्चन मिला होगा। कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रवस्था में होता है वो है पारा। कमरे के ताप पर एकमात्र अधातु जो द्रवस्था में होता है वो है ब्रोमीन। कौन है दोस्त मेरे? ब्रोमीन। अगला, पीट कर चादर बनाना अधातुवर्णीयता, मेलिएबिलिटी, खींचकर तार बनाना तन्यता। दोनों नहीं होता है ढलवा लोहा और सीसा में। दोनों नहीं होता है ढलवा लोहा और सीसा में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सोना में। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ही धन आयन में परिवर्तित। देखो सोडियम है, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 8 7 होता है। ये 17 है, ये 11 है। और ई है धातु, और ई है दोस्त मेरे अधातु। ई है अधातु। अब धातु ये 8 होगा तभी ये स्टेबल होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये बन जाता है Na+। अधातु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये हो जाता है Cl-। जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख। हो गया? जल्दी लिख चला। अगला देखो की कह रहा है। ये कह रहा है धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, एकदम धनात्मक होती है। धातुएं दोस्त मेरे विद्युत धनात्मक होती है। तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन दे देता है। बहुत बढ़िया, अधातु को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। देखो दे दिया अधातु का इलेक्ट्रॉन, और स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। और स्वयं क्या हो जाते हैं दोस्त मेरे? धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला कहते हैं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, ओए होए होए होए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। देखो ऑक्सीजन के साथ, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, अधातु, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। उभय धर्मी जो अम्लीय क्षारीय दोनों है उसमें आता है Al2O3, ZnO, PbO2। देखो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, कितना बार पढ़ा है? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु क्षार बनाता है। देखो धातु क्या बनाता है? क्षार बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों है। देख लो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों है, अर्थात उभयधर्मी है। दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करता है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सब एक के बात, इतने बात में क्लियर हो गया? जब भी हम पढ़ाते हैं इतने बात पढ़ा देते हैं। जल्दी से लिख लो। हाँ भाई, हैप्पी दिवाली। कर्म पथ पर बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अभी भी जो बच्चा 2018 वाला एएलपी में गया, टेक्नीशियन में गया, ग्रुप डी में गया, उस सब आज भी कहता है कि सर आप दिवाली के दिन भी पढ़ाए थे। आज भी कहता है वो बच्चा। लेकिन चला, दिवाली के दिन तो ठीक है, छठ में उस बार तो वैकेंसी था तो एक आध को रोके थे। अभी तो बहुत मुश्किल है, समझो ये क्लास कंडक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। मतलब 2-3 लोग जो हैं रिमोट पे लिए हुए हैं सिस्टम को,
तब जाके वो स्टेबल तरीके से तुमको क्लास मिल पाएगा। कभी वो नेट भाग जाएगा, नेट चेंज कैसे होगा, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है। बिहारी है, ये कहता है छठ हमारा इमोशन है। कहते हैं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, उभय धर्मी। Al2O3 यही एग्जैक्ट लाइन, यही लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तुम्हारे सामने। जल एवं तनु अम्लों के साथ, जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है, एकदम सही बात है। जल के साथ और अम्ल के साथ अलग अलग धातु की अभिक्रियाशीलता अलग अलग है। जल में रख के देखो तो एक बार सोडियम धुआं से आग लग जाएगा, फास्फोरस रख के देखो नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो दोस्त मेरे अलग अलग धातुओं की अभिक्रिया अलग अलग है। अगला, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उन्हें कहते हैं सबसे नीचे है तुम्हारा गोल्ड वगैरह, और ऊपर में सोडियम पोटेशियम वगैरह है। नीचे से ऊपर जाने पर हम कहते हैं ना अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। अभिक्रियाशीलता जो है वो बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, बोलते हैं। तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जो नीचे से ऊपर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखे होंगे, सबसे कम अभिक्रियाशीलता में इधर सोना का होता है, चांदी का होता है, प्लेटिनम का होता है। सबसे ऊपर में अभिक्रियाशीलता सोडियम का होता है, पोटेशियम का होता है, हवा में आग लग जाता है। इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसको दोस्त मेरे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, और जो नीचे होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है, वो कम अभिक्रियाशील होता है। जो ऊपर होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो नीचे होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। नीचे सोना वगैरह आपको मिलेगा कम अभिक्रियाशील, ऊपर सोडियम पोटेशियम मिलेगा, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। कहता है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु, हाइड्रोजन से जो ऊपर अर्थात ऊपर धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा ना वही विस्थापित करता है, जो कम अभिक्रियाशील होता है वो विस्थापित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं AB प्लस C, यहां से हो जाएगा AC या प्लस B, AC या प्लस B। तब ध्यान से देखना, ये C जो है ये हटा रहा है इसको B को, ये हटा रहा है और ये हट रहा है। तो जो हटा रहा है उसकी अभिक्रियाशीलता अधिक। जैसे आप किसी को हटा दीजिएगा, अभिक्रियाशीलता उसकी अधिक, और इसकी अभिक्रियाशीलता जो है वो कम। जो हटेगा अभिक्रियाशीलता कम। देख लो, जो हटा रहा है ये C यहां से B को हटा रहा है, तो ये C अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जो हट रहा है वो कम अभिक्रियाशील। अभी बताओ, जो MLA हट जाएगा वो कम अभिक्रियाशील होगा, जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। सिंपल सा तो बात है। रिएक्शन में भी वही होता है। और अभिक्रियाशीलता कैसे पता चलता है? रिएक्टिविटी सीरीज से। ऊपर में जो होगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील, नीचे में जो होगा वो कम अभिक्रियाशील। ऊपर में जो होगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील, नीचे में जो होगा वो कम अभिक्रियाशील। हम अगर किसी को मान लो MLA है, उसको हटा के हम जीत गए, इसका मतलब हम ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो कम अभिक्रियाशील है। वो हमको हरा दिए, इसका मतलब वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, हम कम अभिक्रियाशील। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। अगला, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। अभी तुरंत बोले, जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वो हटा देता है और खुद जाके जुट जाता है। यही क्वेश्चन पूछता है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अनेक यौगिकों के रूप में पाई जाती है। देखो, जैसे सोना स्वतंत्र अवस्था में भी होता है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो अनेक यौगिकों के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाकर भी पाए जाते हैं। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना, प्लेटिनम, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पूछता है, बताओ स्वतंत्र अवस्था में 100 बार का पूछा हुआ है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जाने वाला धातु है। स्वतंत्र अवस्था में धातु जो स्वतंत्र अवस्था में एकदम वहां भी आए, एकदम अकेले भी पाया जाता है, वो है गोल्ड, प्लेटिनम, ये अकेले भी पाया जाता है। धातुएं जो स्वतंत्र अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, गोल्ड और प्लेटिनम। कुछ स्वतंत्र भी होता है किसी के साथ, जैसे लोहा ले लो, लोहा किसी के साथ है, लोहा किसी के साथ है,
स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है गोल्ड और प्लेटिनम। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसके परिष्करण उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। यहां से देखो क्या क्वेश्चन आता है, जैसे जमीन के अंदर तो अयस्क होता है, धातु होता है अशुद्धि के साथ, उसी को अयस्क कहते हैं। जमीन के अंदर लोहा नहीं है, लोहा के साथ अशुद्धि है, उसी को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और इससे अशुद्धि को हटाना धातु कर्म है। धातु कर्म में याद रखिएगा एक होता है फ्लक्स, फ्लक्स का काम है साफ करना अशुद्धियों को, और फ्लक्स लक्स है जो साफ करता है। और एक होता है गैंग, गैंग जो है ये अशुद्धि है, गैंग की अगर हम बात करें तो ये अशुद्धि है। फ्लक्स लक्स है जो साफ कर देता है, गैंग क्या है, अशुद्धि है। फ्लक्स लक्स है जो साफ कर देता है और गैंग क्या है, अशुद्धि है। धातु कर्म क्या है दोस्त मेरे, जमीन के नीचे जब आप जाओगे तो जमीन के नीचे लोहा नहीं है, जमीन के नीचे लोहा नहीं है, लोहा अशुद्धि के साथ है, उसको अलग करते हैं अशुद्धियों को, यह क्रिया धातु कर्म कहलाती है। और इसमें फ्लक्स का उपयोग करते हैं, फ्लक्स का काम है साफ करना, और गैंग का काम है दोस्त मेरे अशुद्धि। गैंग क्या है, एक प्रकार की अशुद्धि है। तो जो जमीन के अंदर अयस्क है यानी लोहा के साथ जो अशुद्धि है उसको आप अशुद्धियों को अलग करिए, यह क्रिया धातु कर्म कहलाती है। इसमें जो फ्लक्स है उसका काम है अशुद्धि को साफ करना, गैंग का काम, गैंग एक प्रकार का अशुद्धि है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक और धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देख लो मिश्र धातु एक लाइन में कुछ नहीं है, धातु पहले से रहेगा, इसमें आप जो मिला दीजिए, या तो धातु मिला दीजिए या अधातु मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिएगा तो मिश्र धातु हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है। धातु का होना एकदम हैप्पी दिवाली है दोस्त मेरे, अनिवार्य है, धातु का होना अनिवार्य है। मिश्र धातु में किसका होना अनिवार्य है, धातु का होना अनिवार्य है। मिश्र धातु में किसका होना अनिवार्य है, धातु का होना अनिवार्य है। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है, पारा में, पारा का, क्योंकि पारा में कुछ मिलाते हैं तो अमलगम बनता है, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। धातु में कोई अन्य धातु या अधातु मिलाते हैं तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। और धातु, इसका मतलब मिश्र धातु में किसका होना अनिवार्य है, धातु का होना अनिवार्य है। दो या दो से अधिक धातु, या तो धातु धातु अथवा धातु अधातु अथवा धातु अधातु के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को याद रखना। कैसे मिश्रण, समांगी, समांगी किसे कहते हैं, जो पूरा पूरा घुल मिल जाए उसे समांगी कहते हैं, जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं उसे विषमांगी कहते हैं। धातु का होना अनिवार्य है, मिश्र धातु में दोस्त मेरे धातु का होना अनिवार्य है। अमलगम में पारे का होना अनिवार्य है, स्टील में लोहे का होना अनिवार्य है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने पर से लोहा जैसे कुछ धातुओं के सतह संक्षारित यानी जंग लग जाते हैं। लोहा वगैरह को लंबे समय तक अगर रखोगे आप आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में, नमी युक्त वायु में, इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक आप लोहे को नमी युक्त वायु के संपर्क में रख दोगे तो वहां जंग लगने की संभावना होती है और यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। देख लो बढ़िया, दो या दो से अधिक मिश्र धातु में किसका होना अनिवार्य है, धातु का। मिश्र धातु क्या है, समांगी मिश्रण। अयस्क से अशुद्धि को अलग करके धातु अलग करना धातु कर्म कहलाता है। फ्लक्स साफ करता है, गैंग अशुद्धि है। धातुओं में मुक्त रूप से गोल्ड और प्लेटिनम पाया जाता है। अभिक्रियाशीलता ऊपर वाले का ज्यादा, नीचे वाले का कम। जिसका ज्यादा होगा वो विस्थापित करेगा, जिसका कम होगा वो विस्थापित होगा। सक्रियता श्रेणी में ऊपर में ज्यादा रिएक्टिव, नीचे में कम रिएक्टिव। अभिक्रियाशीलता नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तनु अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। धातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। और उभयधर्मी Al2O3 ZnO PbO2 जो शुरू से जुड़े होंगे उनको पता होगा। धातु त्याग करके धन आयन, अधातु ग्रहण करके ऋण आयन। धातु तन्य होता है और अधातवर्णीय होता है, चमकीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सबसे ज्यादा तन्य और अधातवर्णीय सोना है। और ईद ढलवा लोहा और सीसा में ये दोनों गुण नहीं पाया जाता है।
धातु, तत्वों को धातु और धातु उपधातु में बांटा गया। उपधातु की संख्या 7 है। धातु और अधातु के बीच में उपधातु होता है, इससे इसको बॉर्डर लाइन या जिगजैग लाइन कहते हैं। दैनिक जीवन में, उद्योग में लवण का उपयोग देख लो। नमक, नमक का क्या काम है? स्वाद के लिए। लवण का सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल, क्षार, चूना, डिटर्जेंट जब पानी से विक्रिया करेगा उष्मा छेपी। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उष्मा शोषी। उपापचय की क्रिया पीएच इष्टतम होना चाहिए। एक उदासीन विलयन का 7, अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय 7 से ज्यादा। एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है ये। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन पीएच सोरेनसन ने दिया था 1909 में, 0 से 14 होता है। अम्लीय होगा तो H+, क्षारीय होगा तो H-। अम्ल, देखो अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन, लवण और जल। अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा लवण और जल। धातु सोडा से विक्रिया करेगा, धातु नहीं, अम्ल, यहाँ एक मिनट मिस्टेक लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, अम्ल सोडा से विक्रिया करेगा लवण CO2 प्लस हाइड्रोजन। धातु अम्ल या क्षार से विक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन देगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक एक केस में जल देता है जब अम्ल क्षार से विक्रिया करता है, और जितना सोडा है सब CO2 देता है। और जब अम्ल क्षार धातु से विक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। अगला, अम्ल क्षार तो बता ही दिए। अम्ल H+ देता है, क्षार OH- देता है। अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार का, एक प्राकृतिक दूसरा कृत्रिम। हल्दी और पिटूनिया प्राकृतिक है, कृत्रिम में मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन है। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना। अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुटना। अवक्षेप, ठोस होता है, गैस नहीं बनाता। द्विविस्थापन विक्रिया, अवक्षेपन विक्रिया का उदाहरण है बेरियम सल्फेट श्वेत, लेड आयोडाइड पीला। द्विविस्थापन विक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का यही लाइन पूछता है। फिर कहता है विस्थापन विक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन विक्रिया का उदाहरण अवक्षेपन विक्रिया, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जिन विक्रिया में उष्मा देगा उष्मा छेपी, जिसमें लेगा उष्मा शोषी। वियोजन का मतलब टूटना, संयोजन का मतलब जुटना। संयोजन में उष्मा देता है, जुटेगा तो कुछ देगा उष्मा छेपी, और टूटेगा तो लेगा उष्मा शोषी। रासायनिक समीकरण में संतुलित और असंतुलित समीकरण को कंकाल समीकरण कहते हैं। संतुलित किया जाता है हीट एंड ट्रायल से। परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित में दोनों तरफ, और परमाणु भार भी दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में समान होता है। पूर्ण रासायनिक विक्रिया में विकारक उत्पाद और उसकी भौतिक अवस्था को दिखाया जाता है। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको एकदम बेहतरीन लगा होगा।